दोस्तों, आपने ब्लैक पिक्चर देखा है? अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी एक डेफ, म्यूट एंड ब्लाइंड लड़की प्ले करती है, जिसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती है, देख भी नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है। तो उसके साथ कोई कम्युनिकेशन कैसे हो? इंसान की दुनिया में उसके साथ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। सिर्फ कम्युनिकेशन होता है तो टच से होता है, हाथ को छू के। और हाथों को छू के अमिताभ बच्चन जो उसके टीचर बनते हैं, वो उसके हाथों को छू के, हाथों से कम्युनिकेट करके इंसान की दुनिया में लेके आते हैं। और वो उनके थ्रू, उनके माध्यम से और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। नहीं तो उसका ज़िंदगी सिर्फ एक ब्लैक होल है, उसके अंदर और कोई नहीं है, वो अकेली थी उस दुनिया के अंदर। ये एक्चुअली हेलेन केलर के स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। अब ये ब्लैक का जो स्टोरी है, वो कुछ इस तरह से स्टोरी आर्क होता है कि लड़की पहले तो पूरी तरह से बंद है, जैसे कि कोई एक कारागृह में बंद हो, डंजन, जेल, पूरा काला है, कोई लाइट नहीं है, एक लाइट का किरण नहीं है उसकी ज़िंदगी में, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ अकेली है अपने कालेपन में। और फिर उसके अंदर आती है रोशनी। रोशनी मतलब कम्युनिकेशन। अमिताभ बच्चन उसके साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं। बुज़ुर्ग हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं। उसको बुज़ुर्ग क्या, जवान क्या, लड़का क्या है, मर्द क्या है, कुत्ता क्या है, कुछ पता ही नहीं है। ऐसी लड़की के साथ वो कम्युनिकेशन करते हैं और दुनिया का ज्ञान देते हैं। और उसके लिए, उस लड़की के लिए दुनिया और एजुकेशन, ये सब खुलता है धीरे 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 करके। अंत में अमिताभ बच्चन से वो प्यार कर बैठती है, क्योंकि वो ही एक इंसान था जिसने उसके साथ अच्छे से, सही तरह से कम्युनिकेट किया था। अमिताभ बच्चन उसका गुरु है और अब वो कह रही है कि तुम मुझे प्यार करो, लव मी लाइक अ मैन लव्स अ वुमन। मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, इंटीमेसी करना है, पूरी तरह से फिजिकल इंटीमेसी करना है। पिक्चर के अंत में अमिताभ बच्चन इस प्रस्ताव से बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ही शॉक्ड, विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को उस लड़की की ज़िंदगी से विड्रॉ कर लेते हैं। मोर और लेस दिस वाज द कंक्लूजन। ऑफ कोर्स वो लड़की अब औरों से कम्युनिकेट करने लगी है, तो उसके लिए दुनिया खुल गया है, इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन उसके लाइफ से विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक गुरु अपनी शिष्या से, और वो उसकी एकमात्र, उसके, उस लड़की के एकमात्र गुरु हैं, ऑलमोस्ट अ फादर फिगर, वो नहीं चाहते थे कि वो उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो, सेक्सुअल इस पे जाए, वो नहीं चाहते थे। तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। ये पिक्चर का कंक्लूजन था। मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, मुझे मूवी का ये कंक्लूजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे उसने इंसानियत छोड़ दी। तो तुम कहोगे व्हाट शुड ही हैव डन? बिल्कुल उसके साथ प्यार करना चाहिए था, बिल्कुल उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहिए था। इनफैक्ट आई वुड हैव गॉन सो फार एज टू से इट वाज हिज ड्यूटी। करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, 100% विथ ऑल ऑफ हिज पॉसिबल, यानी जितना वो बूढ़ा कर सकता था करना चाहिए था, जो कुछ कर सकता था करना चाहिए था। ही शुड हैव बीन हर फर्स्ट लवर, इफ नॉट हर ओनली लवर।
ही शुड हैव बीन हर फर्स्ट लवर, ये मैं कहता हूँ। ऑफ कोर्स आपका रिएक्शन तो चाहता ही हूँ, आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, यार तुम ठरकी हो, यार एक बाप बेटी को चोदेगा तो कैसे चलेगा, वो बेटी चोद हो जाता वगैरह। जो लोग ये स्टोरी को जानते हैं और जिन्होंने ये मूवी को देखा है, उनका तो रिएक्शन ऐसे आ सकता है। लेकिन मैं अपने तरह से कह रहा हूँ और मेरी सोच ऐसी है, और मैं आपको कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी ऐड करके बताना चाहता हूँ। और मेरी सोच ऐसी क्यों है? मुझे ऐसे लगता है कि इस मूवी में फिल्म मेकर्स पब्लिक मोरालिटी के बाहर नहीं जा सकते थे। उनके लिए पब्लिक मोरालिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और वो नहीं चाहते थे कि उनका मेन कैरेक्टर को पब्लिक एक बुरी तरह से जज करे कि ये कितना बुरा आदमी है, कितना ठरकी आदमी है, देखो गुरु होते हुए अपनी शिष्या के साथ सेक्स किया। तो वो जज नहीं होना चाहते थे, या फिर फिल्म मेकर्स को जज करते कि ये, आई थिंक इट वॉज अ संजय लीला बंसाली फिल्म, तो संजय लीला बंसाली कितना ठरकी है, ये टाइप का एक फील आता शायद इसके डर से, या फिर शायद उनको लगा कि लॉजिकल कंक्लूजन एक टाइप का ट्रेजेडी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी होना ही चाहिए ऐसे स्टोरी में। ये नहीं दिखा सकते हो, यू कांट शो अ हैप्पी एंडिंग। और हैप्पी एंडिंग ये कि रानी मुखर्जी एंड अमिताभ बच्चन आर मेकिंग लव। वो लड़की तन से बहुत भूखी है, तन से बहुत भूखी है, यानी शी, बहुत क्लियर आता है कि वो लड़की प्यार की प्यासी है, लेकिन अमिताभ उस प्यार के प्यास को बुझा नहीं सकते। दिस इज़ द कंक्लूजन, और ये एक ट्रेजेडी है। मेरे मन में ऐसा है, मूवी जो भी हो, जैसा भी हो, मूवीज़ आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर ये रियल लाइफ सिचुएशन है, तो मैं कहता हूँ कि उसे ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ट्रेजेडी। आयरनी हो सकता है, या लोग कहेंगे अरे क्या क्या कह देंगे, क्या स्कैंडल हो जाएगा, कितना बड़ा स्कैंडल होगा। स्कैंडल भी हो सकता है, आई डोंट माइंड अ स्कैंडल, बट माई ओपिनियन इज इट शुड नॉट बी अ ट्रेजेडी। अब मैं आपको और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको 2 या 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल को मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। मैं किसी के घर गया था, शायद 15-20 साल हो गए हैं। किसी के घर गया था और बहुत ही ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोग थे, छोटा सा घर था। एक कपल थे और उनका एक बेटा था जो शायद 14-15 साल का था, और वो बेटा काफ़ी बड़ा था। ही वॉज बिग फॉर हिज एज, बड़ा लड़का था, शायद 5.5 फुट का तो हो ही गया था, थोड़ा तगड़ा भी था, करीब करीब उसकी माँ के वज़न का था। ही वॉज ऑलमोस्ट और मोर देन हिज मदर्स वेट। उस लड़के की माँ थी, उस लड़के के पिताजी थे, और शायद कोई और था, फैमिली मेम्बर्स एक आधा थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। शायद उसकी माँ के भाई थे या पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा है, कोई तो थे। और हम लोग डिस्कशन जो भी कर रहे थे, शायद बिल्डिंग के रिलेटेड था, सोसाइटी के रिलेटेड था, ये टाइप का कोई डिस्कशन हो रहा था। ये लड़का जो था, ये बहुत बाद में मुझे पता चला कि मंद बुद्धि का लड़का था, रिटार्डेड था, किसी तरह का उसका रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन था। और ये लड़का मेरी नज़रों के सामने हम लोग मीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातों के बीच में एक अजीब तरीके से बिहेव करने लगा।
ही स्टार्टेड एक्टिंग वेरी हॉर्नी और वो अपनी माँ को ग्रोप करने लगा। माँ ने जेंटली हाथ को ऐसे धक्का देके हटा दिया। फिर से वो ग्रोप करने लगा, उसके ब्रेस्ट को टच करने लगा। फिर से माँ ने हाथ को हटा दिया, फिर उसके मुंह को, फेस को ऐसे टच किया उसने। फिर से माँ ने हटा दिया, फिर वो ऐसे कुछ बोलने लगा। बहुत बहुत रेस्टलेस होने लगा, बहुत एजिटेटेड होने लगा लड़का। माँ को हर जगह टच करने को कोशिश कर रहा था। ही वॉज बीइंग कंट्रोल्ड, प्यार से कंट्रोल कर रहे थे, किया जा रहा था मीटिंग में। ओके, ये लोग एम्बैरेस हो रहे थे, उनको वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ये मैं देख रहा था, हम सबके सामने ये सब हो रहा था ना, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उन्हें। फिर भी उसे प्यार से कंट्रोल कर रहे थे, हटा रहे थे। और मैंने कहा यार शायद मुझे जाना चाहिए, आई डोंट नो। उन्होंने कहा नहीं मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। माँ अपने बेटे को अंदर कमरे में लेके गई और फिर एंड देन दे डिड नॉट रीजॉइन द मीटिंग। नाउ आप कहोगे मेरा ठरकी इमेजिनेशन है, बट आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक हैपेंड। और ये मैं जो कह रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो रिटार्डेड बच्चा था, लेकिन वो टीनेजर था ना। वो यानी नहीं, ये जहाँ तक समझता हूँ नहीं है, वो बिल्कुल फैक्ट है। वो रिटार्डेड बच्चा था, लेकिन वो टीनेजर था और टीनेजर की तरह उसका लोड़ा इरेक्ट हो गया था और वो सेक्सुअली अराउज्ड था। बीच बीच में कभी भी कहीं भी विदाउट कंट्रोल बच्चे लोग सेक्सुअली अराउज हो सकते हैं, और इसलिए क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड था। कोई उसको कंट्रोल करना, उससे कहना क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, समाज में क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसको मारोगे, मार सकते हो, उसको पीट सकते हो, वो रोएगा, लेकिन उसकी सेक्सुअल नीड जो है वो कहीं नहीं जाने वाली है। हाँ, एक कमरे में डाल दो, अगर वो हिलाता है हिला लेने दो, वो शायद बाहर बैठ के भी हिलाएगा। वो कुछ जानता ही नहीं है समाज के बारे में, वो समाज के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो आपके और मेरे मोरालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो सिर्फ जानता यही है, उसको अपनी एक ज़रूरत समझ में आती है। ज़रूरत के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आ रही है ना। उसको इरेक्शन हुआ था, क्या वो अपने आप को हिला लेता था? आई डोंट नो। क्या उसकी माँ हिला के देती थी? आई डोंट नो। क्या वो हिला के चूस के देती थी? आई डोंट नो। क्या वो उसके साथ सेक्स करती थी? आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन चलिए, आई विल टेक दैट अजम्पशन, लेट मी टेक दैट अजम्पशन। अगर वो उसको हिला के देती थी और उसको रिलीफ देती थी, इज इट रॉन्ग? क्या ये गलत है? अगर वो उसको चूस के देती थी, वॉज इट रॉन्ग? क्या ये गलत है? अपने बेटे को सेटिस्फाई करना, हु हैज़ नो होप ऑफ सेटिस्फैक्शन अदरवाइज, क्या ये गलत है? और अगर she took it, even if she took it one step further, with the full knowledge of her husband, मेरा मंद बुद्धि का बेटा है, I will have sex with him,
I will satisfy him in every way possible. I will satisfy him in the best way possible. The best way that I can do for him. मेरा सवाल है आपसे, क्या ये गलत है? और अगर गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पब्लिक मोरालिटी को ऑफेंड होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत है। क्यों गलत है? व्हाई इज इट रॉन्ग? मुझसे पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ गलत नहीं है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। आप कहोगे कृष्ण समाज ऐसे कैसे चलेगा? समाज और इंसान, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट एक नहीं होते हैं। समाज अपने आप को चलाना चाहता है और समाज अपने रूल्स इंडिविजुअल्स पे थोपना चाहता है, लेकिन इंडिविजुअल्स अपने लिए रूल्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है वो समाज के रूल्स को फॉलो करें। They have to decide what is best for themselves. They have to decide what is best for their family. They have to decide on their own morality moment by moment. हर क्षण, हर इंस्टेंस में, हर सिचुएशन में अपना मोरालिटी को खुद से डिसाइड करना होता है। ऐसे मैं कहता हूँ। आप कहोगे नहीं, ऐसे नहीं, हमारे भगवान ऐसे नहीं कहते, हमारा कुरान ऐसे नहीं कहता, हमारे उपनिषद ऐसे नहीं कहते। ठीक है, अपने तरफ से मैं कहता हूँ भाई, गांड में डालो अपने वेद, उपनिषद और कुरान को, गांड में डालो अपने बाइबल को, गांड में डालो अपने कानून और अपने रूल्स को। इंसान से बढ़कर और इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म, मज़हब, रूल, लॉ नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। पब्लिक ओपिनियन से डर के कोई भी अपनों के साथ, खास करके अपनों के साथ, जिनको आप अपने मानते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, शायद वो फैमिली मेंबर है, शायद वो सिचुएशनल है। मेरा अगर वो सिचुएशन होता, मैं बिल्कुल ही उसको, आई वुड डू एनीथिंग एंड आई वुड डू एवरीथिंग टू सेटिस्फाई हिम, एंड आई से इट विदाउट हेजिटेशन। इफ आई वॉज हिज फादर, अगर वो लड़के का पिता होता, मैं उसको चूसना होता, मैं बिल्कुल ही कर लेता, नो विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन एंड विदाउट वरिंग अबाउट कि जनता क्या सोचेगी। जनता गए भाड़ में। आई वुड डू इट। आई वुड मेक श्योर दैट ही इज़ सेटिस्फाइड। दैट इज़ माई मोरालिटी। अब मेरा मोरालिटी कैसे प्ले आउट होता है मेरी ही ज़िंदगी में, चलिए आपको, ऑफ कोर्स ये सिचुएशन तो खड़ा नहीं हुआ है, ऐसा सिचुएशन खड़ा नहीं हुआ है जिसकी वजह से मुझे कहना पड़े कि मुझे ये टाइप का कोई काम करना पड़ा है। लेकिन एक सिचुएशन था जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हाउ माई मोरालिटी प्लेस आउट। बहुत लंबे समय की बात है, बहुत पहले की बात है। मैं 22-23 साल का था। मैं एक आश्रम में जाया करता था। 6 महीने उस आश्रम में रह चुका था। गांधीयन आश्रम था वो। और उसके बाद मैं 1-2-3 बार वहाँ पर गया फॉर वेरियस रीजंस। आई विजिटेड द आश्रम, कभी 2-5 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, उस तरह से। और जब मैं वहाँ पे गया तो एक आश्रमाइट, अब आश्रम में लोग आते जाते रहते थे। देयर वर परमानेंट जो लोग आश्रम को चलाते थे, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आते थे और फिर कहीं चले जाते थे। कोई और आता था और चले जाते। काफ़ी एग्जॉटिक टाइप के लोग आते थे। जापानी एक लड़की मुझे मिली थी वहाँ पे,
एक गोवन लड़की मिली थी मुझे वहाँ पे, एक राजस्थानी लड़की मिली थी मुझे वहाँ पे, और इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ था। एक कन्नड़ लड़की मुझसे मिली थी वहाँ पे। कुछ ना कुछ, नॉट नेसेसरीली वेरी लार्ज स्केल, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट था। शायद कभी किसी और दिन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कभी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। जर्मन लड़कियां थी जो आई थी और फिर चली गई। एक ब्रिटिश लड़की थी जो काफ़ी लंबे समय के लिए, काफ़ी लंबे मतलब एक आध हफ्ते के लिए रही। एक ब्रिटिश लड़का था। ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लड़के लड़कियां थे, और उनके साथ काफ़ी क्लोज एंगेजमेंट्स, काफ़ी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हुए थे मेरे। और एक औरत जो थी उनमें से एक, उसका ऐसे था, आप सत्यम शिवम सुंदरम अगर मूवी देखा है तो आपको पता है कि ज़ीनत अमान जो बहुत सुंदर लगती है, उसका चेहरा एक साइड से बर्न्ट है, पूरा बर्न होके काफ़ी कुरूप लगती है। यानी एक साइड से सुंदर लगती है, एक साइड से अगली लगती है, क्योंकि शी हैज़ बीन बर्न्ट, आग में जल गई थी। एक लड़की थी या महिला थी, मैं 21-22 साल का था, 23 साल का था शायद, क्योंकि कौन से टाइम पीरियड की बात है मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, लेकिन शायद 22-23 साल का था। और ये महिला जो थी शायद 27 साल की थी, और शादी हुई थी और शादी टूट गया था। और उसकी जो शादी थी काफ़ी बुरा रहा था। उसके हस्बैंड ने उसे जलाया था। उसके हस्बैंड ने उसे, उसके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा दिया था। काफ़ी जली थी, चेहरे पे मार्क्स थे, उंगलियां ऐसे हो गए थे, कुछ उंगलियां, कुछ एक हाथ के उंगलियां ऐसे हो गए थे। बदन पे भी बर्न्स थे, गले पे बर्न्स थे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। स्कार्स थे उसके बदन पे। बहुत ज़्यादा बर्न्ट नहीं थी, लेकिन काफ़ी बर्न्ट थी। आई वुड से अबाउट 20%, 10% ऑफ हर बॉडी वॉज बर्न्ट। फेस, हैंड्स, नेक, चेस्ट, बर्न्स थे। अब ये मुझे मिली, काफ़ी टाइम तक हम लोगों का डिस्कशन हुआ। मैंने उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा, बात किया, वी डिस्कस्ड। उन दिनों में भी मैं पत्रकार ही था, आई वॉज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो मेरा एक सवाल पूछने का एक स्टाइल होता था कि मैं बिल्कुल ही लोगों के साथ उनके लाइफ के डेप्थ में पहुंच जाता था, उनके लाइफ की गहराइयों में पहुंच जाता था। और मैंने उनसे जो डिस्कशन किया उनके लाइफ के बारे में, देयर वाज, मुझे दिखाई दिया कि वो एंग्शियस थी, उसकी एक एंग्जाइटी थी। वो कह रही थी, पता नहीं अब मैं प्यार के लायक हूँ या नहीं। शी सेड इट क्वाइट फ्रैंकली, पता नहीं अब मैं प्यार के लायक हूँ या नहीं, पता नहीं अब मैं प्यार के लायक रही या नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि अब मुझे कोई, मेरी शादी तो नहीं होगी, मुझे कोई मर्द पसंद भी नहीं करेगा। शी वॉज क्वाइट क्लियर, वो क्या कह रही थी, क्या कहना चाह रही थी, मैंने पकड़ लिया, इंटरप्रेट कर लिया, सही तरह से इंटरप्रेट कर लिया। आई अंडरस्टूड व्हाट शी वॉज सेइंग। मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। अब बर्न्स जो हैं वो हैं, बर्न्स जैसे हैं वैसे हैं, आप उसको नकार नहीं सकते हो। स्कार्स जो भी हैं अपने बदन पे,
लेकिन फिर भी औरत तो हो, और औरत होने के नाते सुंदर तो हो। आपका सौंदर्य कहीं नहीं गया, आप हो जो हो, जैसे हो, आप सुंदर हो। चलो शाम को एक वॉक के लिए जाते हैं। नज़दीक में वहाँ पे एक नदी है, करीब आधा पौना किलोमीटर दूर। नदी के तट पे हम जाके बैठ सकते हैं। उन दिनों में नदी थोड़ा सूखा हुआ था, बह रही थी, लेकिन नदी का किनारा काफ़ी सैंडी, स्टोन्स, वो सब है। एक ब्रिज है, ब्रिज से नीचे उतरना पड़ता है, रोड से नीचे उतरना पड़ता है, और नदी के किनारे में जाके बैठ सकते हैं। चल रहे थे साथ में, गांव का रास्ता, पतला रास्ता, नॉट वेरी थिक रोड, बट इट इज़ अ मोटरेबल रोड। हम चल रहे थे, लड़के लड़कियां, आश्रम के और लड़के लड़कियां, और नज़दीक में और एक स्कूल है, काफ़ी बड़ा ट्राइबल स्कूल है, हॉस्टल है। वहाँ के लड़के लड़कियां, उनका आना जाना, ट्रैफिक, थोड़ा स्कूटर्स, कभी मोटरसाइकिल, और हम रास्ते के किनारे में चल रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के चले। शी वॉन्टेड इट टू बी रोमांटिक, आई वॉन्टेड इट टू बी रोमांटिक। उसका हाथ पकड़ा, जैसे एक लड़का और एक लड़की चल के जाते हैं। हम गए, नदी के किनारे में बैठे, हाथ पकड़ के बैठे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और शाम का समय था, सूरज अभी ढलने में बाकी था, 5:30-6 बजे थे। थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पे बैठे। बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं था, थोड़ा ऑकवर्ड भी था, इट वॉज अ बिट ऑकवर्ड, क्योंकि कहने के लिए, हालांकि आई मीन डिडंट हैव टू मच टू शेयर, वी डिडंट हैव टू मच टू शेयर, आई डिडंट हैव टू मच टू से, थोड़ा टंग टाइट थे हम लोग, हाथ पकड़ के बैठे थे। और उसके बाद वापस जाने का समय आया, कहा मैंने चलो वापस चलते हैं। उस रास्ते पर हम चलते 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 आश्रम के तरफ बढ़ रहे थे। साइड में ट्रीज थे, रास्ते के साइड में पेड़ थे। उसने मुझे पेड़ों की तरफ खींचा। आई वेंट विथ हर। शी वॉन्टेड मी टू किस हर, आई किस्ड हर। सिर्फ किसिंग ही नहीं, वी hugged each other, we made out, I touched her. She took my hands to her breasts. एक breast पे scars थे, एक पे नहीं थे। She wanted me to touch her. I touched her. I didn't make love to her, but we made out, as a man and a woman will make out. We kissed. और ये सब हुआ शायद 5-10 मिनट के लिए। हम वहाँ पे खड़े थे, वी वर मेकिंग आउट, और फिर हम वापस गए आश्रम में। वॉज आई अराउज्ड? या रीजनेबली अराउज्ड। यानी आई वॉज नॉट जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ पिटी, आई वॉज अराउज्ड ऑल्सो। फिर हम वापस गए आश्रम में। 1-2 दिन के लिए हम बातें करते रहे, वी डिडंट डू एनीथिंग। लेकिन आई थिंक 3rd या 4th डे मैं लौट रहा था, मुंबई आने वाला था। बस मेरा बस जो था, वहाँ से मुझे बस पकड़ के, वेरी अर्ली मॉर्निंग बस, सुबह के 4 बजे को बस था मेरा, 4 या 4:30 ऐसे, बिफोर सुबह होने से पहले। अंधेरा था, ठंड भी थी।
शायद दिसंबर का महीना या ऐसे कुछ था। मैं गया, बस स्टैंड में बैठा, मेरे साथ में एक और बंदा था जो आश्रम का था। अब इस औरत को या इस लड़की को, शायद औरत कहूँगा क्योंकि वो शादीशुदा थी ना, एंड शी वॉज 27 ईयर्स ओल्ड, लड़की तो नहीं कह सकते, लेकिन शी वॉज क्वाइट गर्लिश इन हर बिहेवियर एंड इन हर लुक्स ऑल्सो। वो भी आई। अब उसे मैंने बोला तो नहीं था कि तुम आओ मेरे साथ, लेकिन शायद मैंने बोला था कि कल सुबह के 4 बजे की गाड़ी पकड़ के मैं जा रहा हूँ, बस पकड़ के मैं जा रहा हूँ। वो भी आई अंधेरे में। उस अंधेरे में हम 3 लोग बैठे थे। एक लड़का जो मेरे साथ बातें कर रहा था, काफ़ी फ्रेंडली था। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट अ बिट ओल्डर देन मी। और ये औरत एक बड़ा सा कंबल लेके आई, और वो कंबल में उसने अपने आप को ओढ़ा और मुझे ओढ़ा, और हम बैठे थे वहाँ पे एक पत्थर पर बस की इंतज़ार में। एंड वी वर मेकिंग आउट, नॉट टू खुल्लम खुल्ला, चुम्मा नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, लेकिन आवर हैंड्स वर इन ऑल द प्लेसेस। माई हैंड्स वर inside her blouse. I don't remember inside her salwar or not. Maybe it was. I don't remember. वो मुझे याद नहीं है. Her hands were inside my pants. And then I left. और मैं मुंबई आ गया। मैंने उससे कोई वादे नहीं किए थे। मैंने उससे ऐसे कुछ भी नहीं कहा कि which implied a future for us. मैंने सिर्फ उसे थोड़ा सा प्यार दिया और उससे थोड़ा प्यार लिया भी। I didn't think too much about it. मेरी एक आधा साल के बाद मेरी शादी हुई। 1-1.5 साल के बाद मेरी शादी हो गई। I met the girl I was to marry. शादी होने के शायद 6-8 महीने या 1 आध साल के बाद एक चिट्ठी आई, हैंड रिटन लेटर। उस औरत से थी वो चिट्ठी। यानी इस किस्से के शायद 2 साल या ऐसे कुछ हुए थे, 1.5-2 साल, और ये लेटर हैंड रिटन लेटर था। और वो जहाँ से लिख रही थी और एनवलप पे जो स्टैम्प्स थे, मार्क्स थे, स्विट्ज़रलैंड से वो मार्क्स थे। यानी स्टैम्प, और वो जो स्टैम्प को कैंसलेशन और वो सब जो होता है ना, वो स्विट्ज़रलैंड में थी। अब अजीब बात यह है कि लेटर का फर्स्ट पेज था और लेटर का सेकंड पेज फॉर सम रीज़न नहीं था। यानी उसका साइन ऑफ योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, वो टाइप का जो होते हैं ना, वो सब लिखा हुआ होता है, वो नहीं था। तो एक पेज में जो लिखा हुआ था वही था। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़। तो उसने कहा तुमको शायद मैं याद हूँ, या तुम्हें मैं बहुत याद करती हूँ, और शायद तुम भी मुझे कम से कम याद तो करते ही हो। उसको मैंने एड्रेस दिया था या नहीं मुझे नहीं पता, या आश्रम से लिया होगा। आश्रम के पास तो मेरा एड्रेस था ही। तो उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, मैंने एक स्विस बंदे से शादी कर ली जो आश्रम में आया हुआ था, और उससे मिली और उससे मैंने शादी करी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। और फिर कुछ अब्रप्टली वो एक सेंटेंस के बीच में, क्योंकि एक ही पेज था और दूसरा पेज था ही नहीं, मैंने वो लेटर पढ़ा। मैंने मेरे वाइफ को वो लेटर पढ़ के सुनाया।
और मेरी वाइफ को शायद मैंने इसके बारे में शायद मैंने पहले बताया नहीं था। इन सम डिटेल मैंने उसे बताया, बहुत ज़्यादा। मैं अभी जितना डिटेल में बता रहा हूँ शायद उतने डिटेल में मैंने नहीं बताया, लेकिन थोड़ा डिटेल में मैंने बताया कि एक लड़की मिली थी, एक औरत मिली थी, इसका ये हुआ था, और वो अब मुझे ये लेटर लिख रही है, ऐसा कुछ। मैं इसके बारे में, वैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं शर्मिंदा हूँ। कभी वो उसके बारे में भी बात करेंगे कि मुझसे जो बनता था, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, वो मुझसे नहीं किया गया। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं शर्मिंदा हूँ, बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। इस इंसिडेंट में मैं बिल्कुल ही शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे फ़ख्र है। आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। आई एम हैप्पी कि मैंने उस औरत को औरत होने का एहसास दिलाया। और इट इज़ नॉट, मैंने उसको कहीं भी, थोड़ा सा मैं घबरा गया था कि वो मेरे पीछे पड़ जाएगी वगैरह वगैरह, थोड़ा सा। बट आई डिड नॉट अवॉइड हर, आई डिड नॉट हैव टू अवॉइड हर। ऐसी कोई नौबत नहीं आई, फुल ऑन सेक्स नहीं हुआ, लेकिन जितना किया, जो हुआ, उससे मुझे लगता है कि उसे एहसास हुआ कि आई एम अ लवेबल वुमन, दैट आई डोंट हैव टू लूज़ होप इन माई सेल्फ, कि मुझे ऐसे अपने खुद के तरफ वो घिन से देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, आई डोंट हैव टू सी एन अगली वुमन। आई एम नॉट एन अगली वुमन, आई एम अ वुमन, आई एम अ कंप्लीट वुमन। इस बात का मैंने उसे एहसास दिलाया, ऐसे मुझे लगता है, और मैं इस बात से खुश हूँ, मुझे फ़ख्र है। आई एम प्राउड ऑफ इट। पब्लिक मोरालिटी के कारण के कुछ भी हमें करने की या न करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं कहता हूँ। वी हैव टू डू what is best for people who are in our lives. उनके लाइफ को जितना हम कंप्लीट बना सकते हैं, उतना कंप्लीट बनाना हमारा ड्यूटी है। आई वुड से इट इज़ अ ड्यूटी। इन एनी केस, ड्यूटी समझो ना समझो, हमारा राइट तो है। गोइंग बैक टू दैट मूवी ब्लैक, मैं समझता हूँ कि उस पिक्चर में जो अमिताभ बच्चन ने जो किरदार निभाया है, लास्ट में जाके, यानी जाते जाते लास्ट में जाके, व्हाट आई थिंक ही शोड वाज वीकनेस, कि वो समाज के खिलाफ खड़े न रह सके। ही कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, सोशल मोरालिटी, और अननेसेसरीली समाज की मोरालिटी के सामने झुक गए, पब्लिक से डर गए, पब्लिक मोरालिटी से डर गए। पब्लिक मतलब पब्लिक से किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अगर मैंने इससे प्यार किया, अगर इफ़ आई गेट इन्वॉल्व विथ हर, पब्लिक क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे कि ये गंदा आदमी है, ये कैसा बुरा आदमी है, व्हाट अ बैड मैन ही इज़, ये सब कहेंगे। आई विल बी जज्ड बैडली, आई विल बी जज्ड पुअरली।
I think fear of judgment should not stop a man or a woman from doing what has to be done. अगर किसी को 100% प्यार देना ज़रूरी है, वहाँ पे दाएं बाएं नहीं देखा जाता है. आप 99% मत दो, आप 98% मत दो, आप 90% मत दो, आप 101% दे दो. Do everything you have to do and then some to make that person's life complete. और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक आपको कैसे जज करेंगे, जनता आपको आपको देख के क्या सोचेगी, लोग आपके लाइफ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, क्या लेसन्स ड्रॉ करेंगे. फक इट यार, फक इट मैन, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर. अगेन सेम थिंग, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, बी ऑथेंटिक, बी ऑथेंटिक. आप जो हो ना वो बनो, पूरी तरह से बनो. बिकम व्हाट यू आर. समाज हमसे है, हम समाज से नहीं हैं. नहीं, वो गलत कहा मैंने. हम समाज से हैं, बात सही है, लेकिन समाज हमसे है. समाज को हम गढ़ते हैं. वी आर मेकिंग सोसाइटी. कायदे कानून अपनी जगह हैं. तो अगर इफ़ यू आर डीलिंग विथ, इफ़ देयर इज़ अ टीचर एंड डीलिंग विथ एन अंडर एज चाइल्ड, कानून उस टीचर को रोक देगा अगर वो अंडर एज चाइल्ड को सेक्सुअली प्लेजर करती है. कानून कहेगा कि उस बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ये कानून कहेगा, डेफिनेटली कहेगा, और उस टीचर को जेल हो सकता है. अगर किसी ने उस बच्चे की माँ पर या बच्चे के पिता पर कोई पुलिस कंप्लेंट किया कि वो लोग इसको ऐसे शोषण कर रहे हैं, it can be presented as sexual exploitation of a child who is incapable of consenting. मैं जिस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ ना, वो लड़का, वो मंदबुद्धि का लड़का और उसकी माँ, शायद उसके पिता, आई डोंट नो. समाज और समाज के जो कानून हैं वो उसको अलग तरीके से पेश कर सकते हैं एज एक्सप्लॉयटेशन, एज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, दैट मे बी सो. अगर कानून की बात आई, यू हैव टू फेस अ जज एंड एक्सप्लेन टू हिम योर मोटिवेशंस. अगर करना पड़े तो देखा जाएगा. बट अंडर सच सर्कमस्टांसेस मैं तो कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि if that boy's mother did what I think she did, or if that boy's mother was doing what I think she was doing, namely pleasuring her child, तो मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लग रहा है. आप लोगों को जज करना है तो जज कर लो भाई. मुझे जज करना है या किसी को भी, मुझे जज, और किसी को भी क्या जज करोगे, क्योंकि उसको तो आप जानते ही नहीं हो. जज करोगे तो मुझे करोगे, कर लो. मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल. शुभ रात्रि, शबा खैर.
गुड नाइट.